बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सिमर नाम की लड़की अपने पिता, सौतेली माँ और एक सौतेली बहन के साथ रहती थी। संदीप माथुर की पत्नी की मृत्यु बहुत समय पहले ही हो गई थी, इसलिए उसने सिमर के पालन पोषण के लिए दीपिका से दूसरी शादी कर ली थी। दीपिका से उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम श्रुति था। संदीप माथुर ने दीपिका से दूसरी शादी इसलिए की ताकि वो अपनी बेटी सिमर का भविष्य खराब होने से बचा ले, लेकिन दीपिका ने सिमर की जिंदगी बद से बदतर बना दी थी। दीपिका और श्रुति पूरे दिन सिमर से घर का काम करवाते और 3 समय का खाना भी बनवाते थे, लेकिन उसे भरपेट खाने को नहीं देते थे। शादी के बाद संदीप माथुर को अपनी पत्नी के जुल्मों के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि वो बात बात पर अपने भाइयों की धमकी दिया करती थी। कई बार तो वो अपने भाइयों से कहकर संदीप माथुर की पिटाई करवा देती थी, इसलिए संदीप माथुर चुप रहता था। क्यों रे महारानी, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? सुबह से ऐश कर रही थी। नहीं माँ, खाना तो समय पर ही बन जाता, लेकिन घर में कोई भी सब्जी नहीं थी, इसलिए मुझे बाजार जाकर सब्जी लाना पड़ा। बहाने तो बहुत है तेरे पास, मानना पड़ेगा। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर अब एक भी शब्द कहा तो जोरदार तमाचा लगाऊंगी। जा जल्दी से खाना लेकर आ, श्रुति के उठने का समय हो रहा है। जी माँ। खाना खाते समय श्रुति चिल्लाते हुए कहती है, खाने में इतना ज्यादा नमक क्यों है? क्या आज ही हमें नमक खिलाकर मारने का इरादा है? माँ देखो ना, मेरा सारा टेस्ट खराब हो गया। श्रुति की आवाज सुनकर सिमर भी फौरन वहाँ आ जाती है। दीपिका कहती है, क्यों रे कलमोही, मेरी बेटी को मारना चाहती थी? ये कहते हुए दीपिका सिमर के बाल पकड़कर खींचने लगती है। तेरी भी अकल ठिकाने लगानी होगी, थोड़े ही दिनों में तुझे भी ठिकाने लगा दूंगी। सिमर अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रोती रहती। उसे रोता हुआ देख उसके पिता वहाँ आकर बोले, मुझे माफ करना बेटी, मेरे ही भाग्य फूटे थे जो मैंने तुम्हारी सौतेली माँ से शादी की। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं पिताजी। उसी रात सिमर अपने माता पिता को बात करते सुन लेती है। सुनो जी, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम चिंता क्यों करती हो? चिंता मुझे अपनी बेटी की शादी की नहीं है। उसकी शादी तो इतनी धूमधाम से करूंगी कि पूरा गांव देखता रह जाएगा, लेकिन तुम्हारी वो कलमुही बेटी सिमर, वो मुझे एक नजर नहीं भाती। तुम हमेशा अपनी मर्जी करती हो, मैंने कभी भी तुम्हें रोका? लेकिन अगर मेरी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर संदीप माथुर कमरे से बाहर आ ही रहा होता है कि उससे पहले ही सिमर वहाँ से चली जाती है। माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैंने सोचा था कि मैं अपने प्यार से उनके अंदर की नफरत मिटा दूंगी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगले दिन जब संदीप माथुर काम पर चला जाता है, तब सिमर अपनी माँ को फोन पर अपने भाई से बात करते हुए सुन लेती है। हाँ भैया, उस लड़की की बाजार में ज्यादा से ज्यादा कीमत लगाओ, सुंदर है और घर का सारा काम भी जानती है। इसके बाप की आप चिंता मत करो, और हम लोग सिमर की झूठी शादी भी तो करवा रहे हैं। शादी के बाद उसे बेच देंगे, इसके बाप को क्या पता चलेगा। सिमर ये सब सुनकर डर जाती है। अरे नहीं, माँ तो मुझे बेचना चाहती है, उससे पहले ही मैं इस घर से भाग जाऊंगी। इसके बाद सिमर चोरी छुपे अपने घर से निकल जाती है। सिमर इतनी डर चुकी थी कि वो रास्ता भी नहीं देखती कि वो कहाँ जा रही है। भागते भागते वो एक बंगले के पास आ पहुँचती है और छुपने के लिए उस बंगले में घुस जाती है। वो बंगला अंदर से बहुत पुराना था। ये मैं कहाँ आ गई? क्या कोई है? क्या कोई मुझे सुन सकता है? तभी सिमर को एक आवाज आती है। अरे तुम मेरे ऊपर क्यों खड़ी हो? मुझे सांस लेने दो, हटो मेरे ऊपर से। ये कौन बोला? इसके बाद सिमर अपने नीचे देखती है तो वो एक जादुई सोने के आईने के ऊपर खड़ी थी। ये तो एक सोने का आईना है। आईना? क्या ये तुमने कहा? हाँ। उसके बाद सिमर उस आईने को अपने हाथ में उठाकर उस आईने को साफ करती है। मुझे साफ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आईना सिमर की शक्ल देखकर उसके मन का हाल पता कर लेता है। तुम तो बहुत दुखी हो, तुम्हारी माँ तो बहुत बुरी है। हाँ आईना, ये सब तुम्हें कैसे पता? अरे बाबा, मैंने अभी तो कहा कि मैं एक सोने का जादुई आईना हूँ। तुम्हारी सूरत देखकर मैंने तुम्हारे मन का हाल पता कर लिया। मैं इस बंगले में कितने सालों से अकेला पड़ा था। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी? मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर तरफ से मदद करूँगा। तुम इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हो, मैं तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाऊंगी, लेकिन मैं खुद कहाँ जाऊंगी? मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाना चाहती। मेरे पास तुम्हारी मुसीबत का हल है, तुम उसी घर में वापस जाओगी।
नहीं नहीं, मेरी माँ मुझे व्यापारियों के हाथों बेच देंगी। अरे पगली, चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना। इसी बंगले में एक जादुई चांदी का आईना भी है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। एक जादुई चांदी का आईना? हाँ, वो आईना तुम्हारी माँ को सबक सिखाएगा, पर ध्यान रहे तुम गलती से भी उसमें अपना चेहरा मत देखना। इस बंगले में 2 जादुई आईना है, एक मैं जो इतना प्यारा हूँ। मेरे आईने में अगर कोई भी अपनी शक्ल देख ले तो उसके भाग खुल जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने गलती से भी उस चांदी के आईने में अपनी शक्ल देख ली तो उसकी जिंदगी तो नर्क है, नर्क। उसके बाद सिमर उस चांदी के आईने को ढूंढ लेती है और उस आईने के ऊपर एक कपड़ा रखकर अपने घर ले जाती है। घर जाकर देखती है तो उसकी माँ के साथ उसके 2 भाई भुवन और चमन भी बैठे हुए थे। जादुई आईना, अब हम घर आ चुके हैं, जल्दी से बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं माँ को क्या कहूँ? मामा भी माँ के साथ ही बैठी हैं। उसके बाद आईना धीरे धीरे सिमर के कान में कुछ कहता है। उसके बाद सिमर अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। कहाँ थी महारानी सुबह से घर का कुछ काम क्यों नहीं हुआ? और क्या लाई है तो मेरे लिए? माँ, जब मैं आज जंगल से लकड़ियाँ काट कर ला रही थी तब मुझे एक जादूगरनी मिली। जादूगरनी की मदद करने के बाद उन्होंने मुझे ये चांदी का आईना दिया। उसके बाद मैंने इस आईने में अपनी सूरत देखी और पता है माँ, तुरंत ही मेरे हाथ में एक सोने का सिक्का आ गया। क्या सच में? दिखा सोने का सिक्का कहाँ है, दिखा, ला ये आईना मुझे दे। माँ, वो सोने का सिक्का तो शायद मेरे कमरे में छूट गया, मैं बाद में दे दूंगी। ये लीजिए, आप ये आईना ले लीजिए, और हाँ, इसमें आप अपनी सूरत सोने से पहले ही देखना, ऐसा उस जादूगरनी ने कहा था। ठीक है, अब जाकर अपना काम कर। दीपिका मन ही मन सोचती है, अब इसे बेचकर क्या फायदा, अब कुछ फायदा का काम कर रही है ये मेरे लिए। उसके बाद दीपिका अपने भाइयों से कहती है, आप दोनों बैठकर यहाँ शक्ल क्या देख रही हो, जाइए यहाँ से। ये कहकर वो अपने दोनों भाइयों को वहाँ से भेज देती है। रात होने के बाद दीपिका उस जादुई आईने में अपनी शक्ल देखती है। तो मैं सुंदर के साथ साथ अमीर भी हो जाऊंगी। ये कहती हुई वो आईने में अपनी सूरत निहार रही थी कि तभी वो जादुई चांदी का आईना बोला, तुम तो बहुत पापी इंसान हो। आज से तुम जो भी कपड़े पहनोगी वो अपने आप ही फट जाएंगे। तुम अपना चेहरा कितना भी चमकाओगी उतने ही बदसूरत हो जाओगी। मन में जितना लालच करोगी उतना ही गरीब हो जाओगी। ये क्या बोल रहा है? ये कहकर दीपिका उस जादुई आईने को तोड़ देती है और अगले दिन से दीपिका के साथ वो सब होने लगा जो उस आईने ने कहा था। माँ, ये कैसे कपड़े पहनकर आ गई हो आप, और आपकी शक्ल को क्या हुआ? देखना बेटी, मेरे कपड़े अपने आप ही फट गए, और ये मेरे चेहरे पर क्या हो रहा है? माँ, अब पागल हो गई हो, पागल। इतना कहकर श्रुति वहाँ से चली जाती है। अरे भाग्यवान, ये कौन सा फैशन है? फटे कपड़े पहनकर बाहर जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे? आप चुप रहिए जी और जाकर अपना काम कीजिए। ये सब देखकर सिमर समझ गई कि ये सब जादुई चांदी के आईने की वजह से ही हुआ है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब दीपिका को उसकी बेटी ने भी इज्जत देनी बंद कर दी। लोग उसे पागल कहने लगे। दीपिका लोगों की बातें सुनकर धीरे धीरे बावली हो रही थी। अपनी माँ की हालत देखकर सिमर जादुई सोने के आईने से कहती है, आखिर वो है तो मेरी माँ ही ना। बुराई के प्रतीक का जादुई चांदी का आईना टूट चुका है, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मेरी माँ को पहले की तरह ठीक कर दो। नहीं, उसने तुम्हें बहुत परेशान किया है। तुम्हें बेचने की भी सोच रही थी। मैं उसे ठीक नहीं करूँगा। तभी दीपिका वहाँ आ जाती है। दीपिका जादुई सोने के आईने से अपने ठीक होने की दुहाई करने लगती है। मुझे ठीक कर दो आईना, आईना मुझे ठीक कर दो। सिमर और उसकी माँ के इतना गिड़गिड़ाने के बाद जादुई सोने का आईना दीपिका को पहले की तरह ठीक कर देता है। ठीक होने के बाद दीपिका को अपनी सारी गलती का एहसास हो जाता है। सिमर दीपिका से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं आपकी ऐसी हालत नहीं करना चाहती थी। मैं बस खुद को बेचना नहीं चाहती थी। तूने जो भी किया खुद को बचाने के लिए किया, लेकिन मैं तो एक माँ हूँ। मैंने तेरे साथ इतना बुरा सलूक किया, मुझे माफ कर दे बेटी। आज से तुझ में और श्रुति में कोई फर्क नहीं है। तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। ये कहकर वो सिमर को गले लगा लेती है। कुछ दिनों बाद सिमर और श्रुति की एक ही साथ बहुत धूमधाम से अलग अलग घर में शादी हो जाती है।
और सभी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जादुई हीरे की नदी। एक गांव में वर्षा अपनी माँ फुलवा के साथ रहती थी। उनके पास कुछ बकरियां थी जिनका दूध बेचकर उनका गुजारा चलता था। एक दिन, माँ, मैं बकरियों को चराने जा रही हूँ। ठीक है बेटी, जा, जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना। वर्षा घास के मैदान में बकरियों को चरने के लिए छोड़ देती है और खुद कुछ घास बिछाकर उस पर लेट जाती है। ठंड का मौसम था, धूप खिली हुई थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी, इसलिए वर्षा को नींद आ जाती है। जब वो नींद से जागी तो उसने अपनी बकरियों को गिना। सारी बकरियों में से एक बकरी गायब थी। वर्षा बकरी के पैरों के निशान का पीछा करते हुए जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाती है। उसने देखा कि उसकी बकरी एक बाबा के पास खड़ी है। बाबा बकरी को सहला रहा था। आओ बेटी, ये रही तुम्हारी बकरी। तुम तो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बकरी का ध्यान रखा, लेकिन मैंने अपने पिता को नहीं देखा है। आप उन्हें कैसे जानते हो? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता कहाँ हैं? हाँ, उनकी मृत्यु हो चुकी है, मुझे ये माँ ने बताया। नहीं, तुम्हारे पिता अपनी गरीबी मिटाने यहाँ से बहुत दूर हीरो की नदी के तलाश में हीरापुर गए हुए हैं। हीरापुर में एक नदी है जो कि अभी सूखी पड़ी है। आने वाले कुछ ही दिनों में उसमें हीरो के साथ पानी आने वाला है। शाम को जब वर्षा अपने घर पहुँचती है तो अपने पिता के बारे में अपनी माँ से पूछती है। माँ, आप तो कहती हैं पिताजी मर चुके हैं, लेकिन आज जंगल में मुझे एक बाबा मिले थे। तू जंगल के अंदर क्यों गई? मैंने तुझे मना किया था ना। माँ, वो बाबा कह रहे थे कि पिताजी जिंदा है और कहीं दूर हीरे की नदी की तलाश में गए हैं। बेटी, उस आदमी की बातों में कभी मत आना। तेरे पिता उसी आदमी की बातों में आकर हीरो की नदी की तलाश में गए और फिर आज तक नहीं लौटे। मैं नहीं चाहती कि तेरे पिता की तरह मैं तुझे भी खो दूं। आज तक मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं था माँ, लेकिन मेरी जिंदगी का अब एक मकसद है। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मैं पिताजी की तलाश में जरूर जाऊंगी। आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। अगले दिन वर्षा एक बैग टांगकर उसी जंगल में उस बाबा के पास जाती है और उनसे वहाँ जाने का एड्रेस पूछती है। जंगल पार करके एक नदी पड़ेगी। नदी पार करने के बाद एक और जंगल पड़ेगा और फिर एक भयानक रेगिस्तान। इन्हें पार करके तुम हीरा नगर पहुँच जाओगी। बहुत सावधान रहना, रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ आएगी। वर्षा जब पहला जंगल पार करके नदी के पास पहुँचती है तो उसे वहाँ एक लड़का मिलता है। क्या आप भी हीरा नगर जा रहे हैं? हाँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। उनका इलाज कराने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। अब हीरे की नदी ही मेरी एकमात्र उम्मीद है। दोनों नदी में कूद जाते हैं और तैरकर नदी पार करने लगते हैं। बहुत सारी व्हेल मछलियाँ उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बचते बचाते नदी पार कर लेते हैं। आज तो हम बाल बाल बचे, नहीं तो ये मछलियाँ हमें अपना भोजन बना लेती। तभी वो लड़का वर्षा से पूछता है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वर्षा है। आज हमें जंगल की बाधा पार करनी है। जंगल बहुत भयानक और काला दिख रहा था। बड़ी मुश्किल से बचते बचाते दोनों जंगल में चल रहे थे। वो चलते जाते हैं। चलते चलते वो एक अंधेरी गुफा में पहुंच जाते हैं और फिर गुफा पार करके उस रेगिस्तान में। लगता है हमने जंगल पार कर लिया। हाँ, और अब ये भयानक रेगिस्तान पार करना है। दोनों लगातार 20 दिनों तक उस रेगिस्तान में चलते रहते हैं। वो दोनों जो अपने साथ पानी लाए थे, वो पानी भी उनका खत्म हो चुका था। दोनों भूखे प्यासे बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़े। तभी उनके पास एक बूढ़ा आदमी आया और उसने उनको पानी पिलाया। लगता है तुम दोनों भी हीरे की नदी की तलाश में आए हो। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं यहाँ हीरो की नदी की तलाश में आया हूँ। चलो फिर मैं तुम्हें वो हीरे की नदी दिखाता हूँ। बूढ़ा आदमी दोनों को लेकर एक सूखी नदी के पास पहुँचता है और कहता है, ये वही नदी है जहाँ कुछ दिनों में बहुत सारा पानी आने वाला है, वो भी हीरो के साथ। उस जगह पर 2-4 झोपड़ियाँ भी थी और झोपड़ियों को देखकर वर्षा कहती है, इन झोपड़ियों में कौन रहता है? यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो कई साल पहले हीरे की नदी की तलाश में आए थे।
दरअसल मैं यहाँ किसी हीरे की नदी की तलाश में नहीं बल्कि अपने पिताजी की तलाश में आई हूँ। बहुत साल पहले मेरे पिता हीरो की नदी की तलाश में यहाँ आए थे, आज तक वापस नहीं गए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वर्षा है। वर्षा नाम सुनते ही बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी वर्षा, कितने सालों बाद मैंने तुम्हें देखा है। कितनी बड़ी हो गई है तुम। मैं हूँ तुम्हारा पिता। पिताजी, आप मेरे साथ घर चलिए। मैंने माँ को वचन दिया था कि मैं आपको लेकर जरूर आऊंगी। बेटी, मैंने जिसके लिए इतना इंतजार किया है, अब वो पल कुछ ही दिनों में आने वाला है। तुम कुछ दिन यहाँ रुक जाओ, फिर हम सारे एक साथ जाएंगे, और वो भी हीरा लेकर। वर्षा वहाँ उस लड़के और अपने पिता के साथ कुछ दिन रुकती है। कुछ दिनों बाद उस सूखी नदी में एक पानी का बहाव आता है जिसमें बहुत सारे हीरे थे। सभी लोग जो हीरा लेने आए थे बहुत सारा हीरा एकत्रित कर लेते हैं और सभी उन हीरो को लेकर अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। वर्षा भी अपने पिता के साथ घर पहुँच जाती है। वर्षा की माँ अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है। मैंने आपका कितना इंतजार किया, मुझे तो लगा था आप मर चुके हैं। अब तुम रो मत फुलवा, अब मैं आ गया हूँ ना, और देखो हीरे लेकर वापस लौटा हूँ। वर्षा और उसके पिता हीरो को बेचकर बहुत अमीर हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो लड़का भी अपनी माँ का इलाज करवा लेता है। कुछ ही दिनों में उस लड़की की और वर्षा की शादी हो जाती है और सभी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।